नमस्ते। मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। वह महत्वपूर्ण है गोलमेज सम्मेलन। आप सभी जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मैं आज बताऊंगा यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों कहा जाता है। पहला, क्या आप जानते हैं कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के सबसे अधिक जनता और बहुत सबसे अधिक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब में सबसे अधिक दूरी तक फैलाव रखने वाले कांग्रेस किस सम्मेलन में सम्मिलित हुए और यह तीनों जो सम्मेलन हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन-कौन से लोग वहाँ गए, क्या किन-किन बातों पर विचार विमर्श हुआ और उसका क्या नतीजा निकला। और ऐसे कौन व्यक्ति थे, ये तीनों में ऐसे कौन व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलन में सम्मिलित हुए। ऐसे कौन व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलन में यह सम्मिलित हुए हैं और वह तीनों सम्मेलन में तीनों व्यक्ति थे और तीन ही व्यक्ति थे। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। वह तीन व्यक्ति कौन थे जो तीनों सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जो है कांग्रेस की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, किस गोलमेज सम्मेलन में वह भाग लिए, उनके साथ और कौन-कौन से लोग थे। इन सारी पहलुओं पर काफ़ी समीचीन रूप से आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करूँगा, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे अभी हम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यह जो सम्मेलन है, यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में हम लोग गोल मेज़, हिंदी में गोल मेज़, देख रहे हैं ना ये गोल मेज़ है। यह आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यह जो है आपका यह गोल मेज है, देख रहे हैं ना, यह मेज गोल है, यह गोल मेज है, ठीक है ना, यह जो गोल मेज है। तो इस तरह से गोल मेज है जिसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हिंदी में गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। तो यह गोल मेज सम्मेलन की चर्चा हम शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यह 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था और यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक हुआ है। तो यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रथम जो सम्मेलन है वह कब से कब तक हुए, तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुए हैं। कहाँ हुए हैं, अब ये प्लेस भी पूछ दिए जाते हैं, तो यह प्लेस मैं आपको बता रहा हूँ। यह जो है लंदन, लंदन के आप देख रहे हैं लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में यह हुआ था। भाई अध्यक्षता कौन किए थे, कोई ना कोई तो अध्यक्षता किए होंगे। तो अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड किए थे। यह बात आपसे बराबर पूछी जाएगी, जैसे आपको बड़ी घटनाएं जो हो रही है उस समय ब्रिटिश में कौन प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि 1947 में जो हम लोग के देश की आज़ादी मिली, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। दूसरी बात एक और पूछी जाए, किस पार्टी से वह जीते हुए थे? तो वह जो थे आपको क्लीमेंट एटली जो है सो लेबर पार्टी के थे। जबकि आपको 1945 में जब द्वितीय युद्ध का अंतिम
पौधान पर था और उसमें आपको उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रूजवेल्ट, वो समय थे आपको विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। तो विंस्टन चर्चिल जो थे, लोगों से पूछा गया कि आप क्यों नहीं विंस्टन चर्चिल को वोट दिए? तो लोगों ने कहा कि विंस्टन चर्चिल भले ही आपको विश्व युद्ध में वह चर्चित रहे, प्रसिद्ध रहे और ब्रिटेन का नाम रोशन भी किए, लेकिन वह युद्ध के समय के लिए सही थे। लेकिन अब जो है, अब आर्थिक उत्थान करना है। तो आर्थिक उत्थान के लिए लेबर पार्टी के इटली को उन लोगों ने जिताया था। तो ये भी बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अध्यक्षता की जब बात आती है, तो वह प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड है। उद्घाटन कौन करते हैं? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम करते हैं। और एक बात सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखेंगे कि पहले जो अंग्रेज भारत में आए, उस समय मुगल शासक लोग थे और मुगल शासक के साथ वो लोग बैठ के बात नहीं करते थे, बड़े अदब से बात करते थे, बड़े अदब से बात करते थे। और आपको उसी तरह से हम लोग उस समय के जो हमारे परम आदरणीय नेतागण थे, वह अंग्रेज से बड़े अदब से बात करते थे। लेकिन यह पहला अवसर था जब आमने-सामने टेबल पर बैठ कर के हम केवल वायसराय और गवर्नर जनरल नहीं, उससे भी बड़े ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के साथ बैठ कर के हम बात कर रहे हैं। तो यह भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दर्जा था, बहुत बड़ा दर्जा था। तो यह भारतवासियों के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण रहा होगा। भारतीय नेताओं के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण रहा होगा कि जिसके सामने हम लोगों को बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, उसके सामने हम बैठ के आमने-सामने हम बैठ के बात करते थे। तो यह जो है, यह बहुत बड़ी बात थी। इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो यह आपको बता देते हैं कि प्रथम भारतीयों को अंग्रेजों के बराबरी का दर्जा इन लोगों को प्राप्त होता है। यह ध्यान रखिएगा, यह कभी नहीं भूलिएगा। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपको यह ध्यान रखने की बात है कि इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि यानी कुल मिलाकर के 57 शामिल थे। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दल थे उस समय, 3 ब्रिटिश राजनीतिक दल थे और उसके 16 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। और इसके अलावे हमारी देसी रियासत थे, वह देसी रियासत के 16 नरेशों की उपस्थिति थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, 57 आप ध्यान रखिएगा, फिर 16 आपको ब्रिटेन के 3 पार्टी जो थे, तीनों पार्टी के प्रतिनिधि थे। उसके बाद यहाँ पर 16 नरेश हमारे थे, उस 16 देसी रियासत के नरेश या उनके मातहत लोग भी शामिल हुए थे। आइए मैं उन सब के बारे में चर्चा इसलिए कर दे रहा हूँ कि यह बराबर पूछे जाते हैं। आइए, तो सबसे पहले मुख्य प्रतिनिधि कौन-कौन से थे, उसमें हिंदू महासभा की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंदू महासभा की हम चर्चा करेंगे और इसमें एम.आर. जयकर, बी.एस. मुंजे थे। एम.आर. जयकर और बी.एस. मुंजे थे, उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है उदारवादी में तेज बहादुर सप्रू थे, बहुत जाने-माने वकील थे, ठीक है ना? और तेज बहादुर सप्रू का नाम मैं इसलिए बार-बार ले रहा हूँ, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में यह जो है भाग लिए थे।
और इनके साथ-साथ हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी साथ में थे। ये भी तीनों में भाग लिए थे और सर तेज बहादुर सप्रू भी भाग लिए थे। इनको ध्यान में रखिएगा, दोनों आदमी, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जन्म जो है 8 दिसंबर 1875 से लेके 20 जनवरी 1949 तक हुआ। मीन्स 8 दिसंबर 1875 टू 20 जनवरी 1949 तक रहे। मीन्स आज़ाद होने के बाद से 2 वर्ष तक ही रहे। लगभग गांधी जी की तरह ही बेचारे चले गए। तो यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ मुस्लिम लीग के कौन-कौन लोग थे, तो उसमें आगा आगा खां थे, मोहम्मद शफ़ी थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, मोहम्मद जफ़रुल्लाह खान साहब थे, मोहम्मद अली थे, जौहर थे और एके फजलुल हक थे। यहाँ पर मैं आगा खान साहब का नाम दे रहा हूँ। आगा खान तृतीय थे, इनके पिताजी आगा खान द्वितीय थे। यह ध्यान रखिएगा, आगा खान तृतीय यह थे, ठीक है ना? जो गए थे और यह जो आप जान ही रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, इनको आप जान ही रहे हैं। इसके बाद आपको आते हैं सिख में कौन थे? सरदार सम्पूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह थे, ठीक है ना? अब यहाँ पर आते हैं हम एंग्लो इंडियन में केटी पाल थे, कैथोलिक ईसाई में एटी पन्नीर सेल्वम थे, जो यहाँ पर आपको चित्र में एटी पन्नीर सेल्वम थे। यहाँ पर डाक टिकट में इनको ऑनर देने के लिए इनका दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको बता देते हैं दलित वर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ यह जो हैं आपको श्रीनिवास शास्त्री जी हैं, उदारवादियों में श्रीनिवास शास्त्री जी यहाँ आपको दिखा रहे हैं। सप्रू हैं ही, श्रीनिवास शास्त्री भी हैं, यह उदारवादियों में आते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ये सभी जो हैं प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी, भूलिएगा नहीं, मैं बार-बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। और यह जो है देशी रियासतें में हमारा बिहार के, यह ध्यान रखिएगा, हमारे बिहार के दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह भी सम्मिलित हुए थे। कामेश्वर सिंह राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से वह जो है हर एक तरह की एक्टिविटीज में, देश हित की बात में वह सबसे अग्रिम पंक्ति में रहने वाले जमींदार राजा थे। जबकि रियासत में उनका नाम नहीं आता था। वह रियासत में छोटे रियासत भी नहीं थे, वह तो जमींदार थे। भले ही हम माने उनको सम्मान के रूप में राजा और महाराजा की उपाधि दी गई हो, हम लोग महाराजा कहते हैं, लेकिन वह जमींदार की कैटेगरी में थे। इसके बावजूद में राष्ट्रहित की बात जब आती थी तो उसमें वो सबसे आगे रहते थे। कांग्रेस की स्थापना की बात हो, उसमें भी तन मन धन सब किया था बॉम्बे में, ठीक है ना? 1885 में जब नींव पड़ी थी और इलाहाबाद के सम्मेलन में जब जगह नहीं मिला तो अंग्रेज के पूरे आपको आवास को खरीद करके डोनेट कर दिए और उसमें सम्मेलन हुआ। तो आप ऐसे पुरोधा को हम सम्मान करते हैं, ठीक है ना? यह पूछे जाएँगे, उसमें हमने इसलिए इसको हाइलाइट कर दिया है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना? कभी नहीं भूलिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दरभंगा राजाधिराज कामेश्वर सिंह, ग्वालियर के कैलाश हक्सर है, पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह है, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ है, तृतीय है, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हैं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान है, नवानगर के एस रंजीत सिंह है, अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर है, इंदौर के रीवा, धौलपुर, सांगली और सरीला के शासक है। लेकिन इसमें व्यापारिक नेताओं और सर्व प्रमुख
कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, इसलिए पूरे के पूरे यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल। तो इतनी बात आप लोगों ने समझा। इसमें से 5 बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक इसका डेट है। कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। कौन इसके अध्यक्षता किए? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड किए थे। और उद्घाटन कौन किए थे? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम किए थे। 57 लोग शामिल हुए और उसमें 3 ब्रिटिश दलों का प्रतिनिधित्व, 16 आदमी और 16 रियासत के लोग। बिहार से दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह हुए। और इस सम्मेलन में कांग्रेस जो है शामिल नहीं हुआ, इसलिए असफल हुआ। ये एकदम ध्यान में रखिएगा, जो आपको पूछे जाएंगे। आइए मैं आगे बढ़, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ प्रथम सम्मेलन में कुछ बातें, 2-4 बातें और बता देता हूँ कि जयकर और सप्रू ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादपूर्ण रही है और मुसलमान पृथक तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। जिन्ना ने अपने 14 सूत्र को सामने रखा, तो अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो यह जो है यह प्रथम सम्मेलन में, जबकि कांग्रेस नहीं भी गई, लेकिन इतनी सारी चीजें हुई। अब मैं आता हूं कि इसी बीच में गांधी इरविन समझौता होती है और उसके बाद गांधी जी जाते हैं आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो यह अगर गांधी इरविन समझौता नहीं होता तो नहीं जाते। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांधी जी हैं, गांधी जी को आप पहचान ही रहे हैं, या गांधी बाबा हैं, गांधी बापू हैं, गांधी जी हैं, और यहाँ पर जो है इरविन है, यहाँ पर इरविन है। तो इन दोनों के बीच में आप एक प्रश्न पूछेंगे कि सर यह जो है सो दोनों के साथ जब बैठकी हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो दोनों का एक सम्मिलित फोटो आपने नहीं दिया, दोनों को अलग-अलग किया है। एक्चुअली क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ कि गांधी जी जो थे उनकी व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। और इरविन भले ही उस समय के अधिकारी वायसराय रहे थे, लेकिन इरविन ने ही खुद यह बात उद्घाटित किया और उद्भाषित किया कि हम गांधी के साथ, वो अपनी बोलचाल में, मैं गांधी के साथ नहीं वार्तालाप कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे उसकी आंखों में जादू है, वह हमको अपनी बातों को प्रभावित कर देगा। तो हुआ क्या कि गांधी और इरविन के बीच में आपको पारदर्शी कपड़ा टांगा गया। पारदर्शी पर्दा टांगा गया कि गांधी जी उधर बोलते थे, इधर इरविन बोलते थे। इसीलिए संयुक्त फोटो नहीं खींची जा सकी। तो यह जो है गांधी जी का जो विशाल व्यक्तित्व था, उनके आंखों में रियली वह जादू थी, उसमें जादुई शक्ति थी। तो यह जो है, इसलिए आपको बता रहे हैं, वही जादुई शक्ति हमारे बिहारी लोगों में भी है। और आप देखेंगे कि जब सविनय अवज्ञा का आंदोलन हो रहा था, उसमें मैजिक लालटेन आपको तिरहुत कमिश्नरी में शुरुआत हुआ। यह बात आपको कहीं भी नहीं हुआ, यहाँ हुआ। तो जादुई शक्ति और जादुई लालटेन, यह भारत भूमि की देन है और बिहार की देन है। आइए मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। और यह जो हुआ कि दोनों के मध्य समझौता हुआ, और इसीलिए इसको गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते के आधार पर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। क्योंकि अंग्रेज
जानती थी कि अगर यह कांग्रेस अगर नहीं सम्मिलित होगी, तो निश्चित ही क्या होगा कि कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। यह बात वह खूब जानती थी, इसीलिए यह जो है वह गांधी जी से यह वार्ता शुरू की गई, या नहीं तो यह वार्ता होती ही नहीं। और गांधी जी को किसी तरह से उनको पोलाइट प्रेशर और किया गया कि भाई आप आपकी बात को मैं मानूंगा, ठीक है ना? और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पूछे जाएंगे बीपीएससी में, यूपीएससी में, दोनों में पूछे जाएंगे, और साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा जाएगा। इसको ध्यान रखिए। के.एम. मुंशी ने गांधी-इरविन समझौता को भारतीय संवैधानिक इतिहास के युग परिवर्तक घटना के रूप में इन्होंने उद्घाटित किया है, उद्भाषित किया है। गांधी-इरविन समझौते की स्वीकृति जो है, आपको बता देते हैं 26 से लेकर के 26 से 29 मार्च 1931 को कराची कांग्रेस अधिवेशन में मिली है। और इसी अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और आपको इसी में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, और जवाहरलाल नेहरू जी को यह दायित्व दिया गया है कि मौलिक अधिकार का प्रारूप आप तैयार करें। मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी-इरविन समझौता की स्वीकृति कांग्रेस से मिली या नहीं मिली, और किस अधिवेशन मिली, ये भी पूछी जाती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जो यह आपको चित्र आपको दिखाई पड़ रही है, यह चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल हैं, जो कराची कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको कृपलानी जी हैं, आचार्य कृपलानी जी हैं। बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हैं, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजा सोशलिस्टिक पार्टी भी का निर्माण किए थे, और सीतामढ़ी से यह प्रथम बार आपको 1951 में आपको यह एमपी हुए भी थे, और हमारे मुजफ्फरपुर में यह कॉलेज में यह अंग्रेजी के प्राध्यापक भी थे। गांधी जी चंपारण में आए थे, तो इन्होंने ही स्टेशन पर इनको रिसीव किया था। तो यह आपको ये आचार्य कृपलानी है। और देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो यही कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक महिला आपको दिखाई पड़ रही हैं। यह महिला जो है, इस महिला को आप ध्यान रखिएगा, यह कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, यह कमला देवी चट्टोपाध्याय कराची सम्मेलन में हैं, बैठी हुई हैं। और यह जो है आपको विशेष करके आपको सविनय अवज्ञा में बम्बई में विशेष रूप से इन्होंने ही नमक बना करके और नमक सत्याग्रह का विरोध किया था। बम्बई में इनकी प्रमुखता है। सरोजनी नायडू की यह भाभी भी लगती है, जिसको भाभी या भौजी कहते हैं। तो यह जो है भाभी लगती हैं। और बगल में जो हैं आपको शंकरा राव हैं। तो ये सब लोग उसी कराची सम्मेलन में डटे हुए हैं, और गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति भी दिलवाए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए, सबसे महत्वपूर्ण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि कांग्रेस इसमें शामिल हो रही है, और गांधी इरविन पैक्ट हो चुका है। गांधी जी जा रहे हैं, और गांधी जी जा रहे हैं तो स्वाभाविक है लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से यह इंग्लैंड में उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे लोग, चाहे अंग्रेज हों, चाहे भारतीय हों, जितने भी लोग इंग्लैंड जा रहे हैं,
जो अन्य पैसेंजर भी है, सभी लोगों की दृष्टि एक ही व्यक्ति पर है। वह व्यक्ति हैं आपको गांधी जी। ये आप देख रहे हैं गांधी जी पर ही सभी लोगों की दृष्टिकोण है। आप समझ सकते हैं गांधी जी कितने पॉपुलर हो गए थे। तो गांधी जी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व और वकृतित्व से वह जो है सो पूरे विश्व में वह आपको काफी मशहूर हो चुके थे। आपको बता देते हैं कि गांधी जी को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से उनको नहीं मिल पाया, लेकिन 5 बार नॉमिनेशन में इनका नाम भेजा गया। ठीक है ना? तो यह जो है महात्मा गांधी जो हैं आप यहाँ देख रहे हैं एसएस राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर 1931 में इंग्लैंड की धरती पर यह उतरते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या होता है। तो वही सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस समय के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन और भारत मंत्री सैमुअल हॉक अनुदारवादियों द्वारा नियुक्त किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था। ये सब लोग वहां पर उपस्थित थे। महात्मा गांधी जी डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान को भी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हो पाए। कुल प्रतिनिधि जो है 31 शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए थे। कांग्रेस कार्य समिति की महिलाओं के प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू की थी और भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है एनी बेसेंट की थी। फिक्की के प्रतिनिधित्व घनश्याम दास बिरला। मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यापारिक संघों का भी प्रतिनिधित्व किया जाता था, जिसमें घनश्याम दास बिरला किए थे। दलित वर्ग का यह जो है भीमराव अंबेडकर साहब किए थे। राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय किए थे। मोहम्मद इकबाल, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, इसके दत्ता, सैयद अली इमाम। अब मैं आपको बिहार के दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। अब मैं बता रहा हूँ प्रथम सम्मेलन में भी कामेश्वर सिंह गए थे, दूसरे सम्मेलन में भी बिहार के दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह गए हैं। और इसमें एक व्यक्ति हैं सैयद अली इमाम, सैयद हसन इमाम और सैयद अली इमाम। 2 भाई थे, नेवरा पटना के रहने वाले थे। दोनों भाई कांग्रेस से जुड़े हुए थे और काफ़ी यह राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में जो लोग दे रहे हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दरभंगा महाराज प्रथम में और द्वितीय की तो चर्चा हम कर ही दिए हैं। सैयद अली इमाम और सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम साहब जो थे 1918 के बम्बई में जो स्पेशल विशेष जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है? तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह पूछे जाएँगे, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें। गांधी जी वहाँ गए, गांधी जी वहाँ गए तो उनके जो आपके संरक्षक जो थे, जो उनके देखभाल करते थे, उनका नाम था डॉक्टर चुन्नीलाल कटियाल। तो वह चुन्नीलाल कटियाल ने कहा कि आप आए हैं, तो चार्ली चैपलिन उस समय के जो एक्टर होते थे और वह बहुत पॉपुलर थे, उनसे भेंट कराए। आप देख रहे हैं एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को आप ध्यान देंगे, इसमें आपको चार्ली चैपलिन ये हैं और यहाँ पर आपको गांधी बाबा हैं। और इधर जो हैं सरोजनी नायडू आपको बतला रहे हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सरोजनी नायडू भी गांधी जी के साथ गए थे, तो वो भी हैं। तो यह उन्होंने चार्ली चैपलिन से मिला था।
दूसरी बात है वहाँ की मिल मज़दूर जो लोग थे वो लोग उनसे मिलना चाहते थे और गांधी जी भी जानना चाहते थे कि भाई यहाँ की जो आपको मिल में है ख़ास करके के कॉटन मिल की क्या स्थिति है। कॉटन मिल के जो है लंकाशायर है, वहाँ पर यह मिले हैं और कितने जोश-खरोश से आप देख रहे हैं सभी हँसते हुए और हाथ ऊपर उठाए हुए जिंदाबाद का नारा देते हुए गांधी जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने वस्त्रों क्योंकि गांधी जी वहाँ भी कोट पैंट हैट नहीं पहनते हैं, वह साधारण कपड़ों में हैं, तो उनको अपने वहाँ के जो उनके कपड़े थे मिल से बुने हुए उस आपको चादर उनको स्पेशल भेंट किया और उनको ओढ़ाया था। तो यह जो है गांधी जी की यह जो थी गांधी जी की रणनीति कुछ और थी। वह देखना चाह रहे थे कि हमने जो चरखा अभियान किया, हमारे जो भाई हैं, वह सभी विदेशी वस्त्रों का त्याग किया। तो क्या यहाँ के मील पर कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं? इन लोगों ने तो आमंत्रण करके ले गए। ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि देखिए आपका तो मोटा खादी है, चरखा से है और हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, हमारा बहुत ही अच्छा है। आप इसको फिर से अलाउ कीजिए, अपने देशवासियों को कहिए। लेकिन गांधी जी का उद्देश्य था कि भैया अगर हमारा मोटा वस्त्र ही इन लोगों को मोटा-मोटी बंद कर दिया है, तो उन्होंने देखा कि मकड़ी के जाल सारी जगह फैले हुए हैं। मैक्सिमम देखिए आपको मज़दूर हैंड टू माउथ की स्थिति में है। अधिकतर मशीनें बंद पड़ी थी। तो यह देख कर के गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमने जो काम किया है, चरखा अभियान किया है या वस्त्रों का त्याग किया है, यहाँ के लोग को तो बड़ी स्थिति खराब तो यह जो है गांधी जी का उद्देश्य कुछ अलग था, इन लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग अपना सुपेरिटी कॉम्प्लेक्सेस में दिखाएँगे और हमारा ये प्रचार-प्रसार करेंगे। लेकिन गांधी जी और आकर के यहाँ पर और चरखा अभियान में भिड़ गए। गांधी जी ने लोगों से कहा कि भैया फूल-माला मत हमको ही करो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये और हमको अगर तुम्हारे पास बहुत अगर आदर ही करना है, रिस्पेक्ट करना है तो आप हमको क्या करो कि कॉटन का जो कॉटन जो तुम सूत काटते हो उसी का माला पहनाओ और गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद आजीवन उसी माला के जो सूत से उनको सम्मानित किया जाता था उसी का कपड़ा पहनते थे। तो यह जो है गांधी जी की बड़प्पन थी। आइए मैं आगे आपको बतला रहा हूँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह आप देख रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज लोग कौन-कौन थे तो लॉर्ड लोथियन थे, लॉर्ड पील थे, सर डैम्यूल होयर थे, लॉर्ड शैंकी थे और यहाँ पर हमारे परम आदरणीय गांधी जी हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं गांधी जी हैं, उसके बगल में मदन मोहन मालवीय हैं, उसके बगल में तेज बहादुर सप्रू आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ये तेज बहादुर सप्रू जो हैं, सो आपको ये तेज बहादुर सप्रू हैं और ये जो हैं आपको मदन मोहन मालवीय हैं और यह गांधी बाबा हैं। तो यह जो है आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह जो है यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का तस्वीर है, मैंने आपको बताया। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की मुख्य समस्या क्या थी? संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात ये लोग कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती भी दे दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की काम मैं करता हूँ। राजे राजवाड़े का दावा था कि कांग्रेस का और उसके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। हमारा है, हम उसका अधिकार करेगा। तीसरी चुनौती जो है तेज-तर्रार वकील और विचारक जो हैं भीमराव अम्बेडकर की तरफ से आया। उनका कहना था कि निचली जातियों का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं, कांग्रेस नहीं करते हैं। अब ऐसे स्थिति में गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया
राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार एवं कार्यालय और कोष पर कब्जा कर लिया गया। उन पर समाचार पत्रों पर पैनी दृष्टिकोण रखा गया। अब इसमें क्या हुआ कि गांधी जी अनुसूचित जाति और हिंदू समाज का अभिन्न अंग बता करके इसका विरोध किए, क्योंकि ये चाहते थे हम अम्बेडकर साहब कि अनुसूचित जाति के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो है यह हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। अब अलग निर्वाचन मंडलों की मांग को अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित दलित जातियां, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन भी करने लगे। अब एक मामला बड़ा एक अलग मामला खड़ा हो गया। आइए मैं उस पर बता रहा हूँ। सांप्रदायिक पंचांग की बात आने लगी। अब सांप्रदायिक पंचांग क्या है आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 16 अगस्त 1932 ईस्वी को क्या हुआ, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय ले लिया और वह चाहते थे कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने लगे। और इसमें क्या हुआ, इस पंचांग में, कम्युनल अवार्ड में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुस्लिमों के लिए जारी कर दिए बल्कि दलितों के लिए भी जारी कर दिए। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा गोपालाचारी और अन्य लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी, कहीं न कहीं शांति स्थापित कर करके कुछ विचार होना चाहिए। इन लोगों के प्रयत्नों के बाद 5 दिनों के बाद 24 दिसंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता उस समय के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना का समझौता हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं कम्युनल अवार्ड पर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वर्किंग कमेटी और मुस्लिम वे आर नॉट हैप्पी विद द कम्युनल अवार्ड। यहाँ जितने भी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीडर थे, जिसमें आपको जिन्ना साहब जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं, और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी के बीच में जो है वैचारिक विभिन्नता हुई कि नहीं भाई, यह तो हम लोगों के लिए हित में नहीं है। वो लोग भी खुश नहीं थे। तो आखिर आखिर कैसे होगा? ये एक बड़ा पेच फँसने लगा था। आइए मैं आपको बता रहा हूँ अब पूना समझौता क्या हुआ। पूना समझौता जो था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। गांधी ने अछूतों को हिंदू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के मुद्दे का विशेष रूप से विरोध किया। उनका अछूतों के नेता भीमराव अंबेडकर के साथ मुद्दे पर विवाद हुआ। अतः दोनों नेताओं ने इस समस्या का हल 1932 में पूना संधि द्वारा निकाला। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता कहा जाता है। अब इस समझौता के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। पृथक निर्वाचन नहीं होगा। संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया और साथ ही हरिजनों के लिए सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ा करके और वह 147 स्थानों का सीट सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार सुनिश्चित सीटों में 18% की वृद्धि हुई, तब जाकर के होता है। यहाँ पर देख रहे हैं पूना पैक्ट की के बाद की तस्वीर है। गांधी बाबा और अन्य लोग हैं कांग्रेस के तरफ से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूना पैक्ट के बाद आरबी श्रीनिवास सन है, बी आर अम्बेडकर साहब हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये अम्बेडकर साहब हैं, श्रीनिवास सन साहब हैं, और आपको जी ये गवई साहब यहाँ पर हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि पूना पैक्ट के बाद दोनों आदमी की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। अब मैं आते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 को होता है।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यह गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। मैं बार-बार यही कहूँगा, बीकानेर के जो यह आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हैं, यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू हैं और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। यह तीनों जो हैं सो आपको तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, इसलिए यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यह तस्वीर है 17 नवंबर 1932 की, जब तृतीय सम्मेलन हो रहा है, गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि में अकबर हैदरी हैदराबाद के दीवान है, मिर्ज़ा इस्माइल मैसूर के दीवान है, वीटी कृष्णामाचारी बड़ौदा के दीवान है, वजाहत हुसैन जम्मू कश्मीर के हैं, सर सुखदेव प्रसाद उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के हैं, जेएस सुर्वे जो हैं कोल्हापुर के हैं और रजा अहमद नारायण विसर्य हैं भोपाल के हैं, मनु भाई मेहता जो हैं बीकानेर का हैं, नवाब लियाकत हयात खान पाटियाला के। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि में आगा खान तृतीय हैं, जो आपको मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के हैं। बोबली के रामकृष्ण रंगा राव हैं। सर हर्बर्ट कार हैं, यूरोपियन हैं। नानक चंद पंडित हैं। एच गजनवी हैं। हेनरी गिरने हैं, आंग्ल भारतीय हैं। हाफिज हैं। हिदायत हुसैन है। मोहम्मद इकबाल साहब हैं। एम आर जयकर हैं। कोवा सजी जहांगीर है। एन एम जोशी हैं। मजदूर के लीडर हैं। एपी पेट्रो हैं। तेज बहादुर सप्रू हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर शफात अहमद खान है। सर सादी लाल हैं। तारा सिंह है, मल्होत्रा हैं। सर निपेंद्र नाथ सरकार हैं। सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं। मोहम्मद जफरुल्लाह खां हैं। और यह जो है 1931 से सितंबर 1931 से मार्च 1933 तक भारत सचिव सैमुअल होमर के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित सुधारों को लेकर के श्वेत पत्र जारी हुआ और लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठन की गई, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य आधार बना और यहाँ पर कुल प्रतिनिधि 46 शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।